नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की सभी मांगों को मान लिया गया है। वे दिल्ली पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच पूरी होने दें। अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मेरा उन सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है जो वहां आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी जो भी मांगे हैं उसे पूरा कर दिया गया है। अदालत ने भी अपने निर्देश दिए हैं, उन्हें निष्पक्ष जांच पूरी करने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई करेगी। डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने के मांग को लेकर कई पहलवान 23 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, उनको समर्थन नहीं मिल रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब अनुराग ठाकुर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपकी मांगों को मान लिया गया है, तो आप जांच पूरी होने दें। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। जिस तरीके से लगातार 23 अप्रैल से पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे हुए हैं और लगातार यही कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाया जाए, और दूसरा उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर आवाज उठाई जा रही है। और पहले एफआईआर के लिए भी कहा जा रहा था, मगर पहलवानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कदम भी उठाया गया। दिल्ली पुलिस को आदेश भी जारी किए गए कि एफआईआर जो है ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है वो दर्ज की जाए, मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक दोनों ही तरफों के बयान जो है वो नहीं रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई गई थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहलवानों के लिए बिल्कुल कह दिया गया कि पहलवान जो चाहते थे यानी कि एफआईआर दर्ज करना, वो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज हो चुकी है। मगर अब कहीं ना कहीं और कहीं और भी मांगे हैं, तो वो आप किसी और अदालत का या फिर कहें निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जाने के लिए बिल्कुल बोल दिया गया है। मगर यहाँ पर आप पहलवान जो है वो अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। और जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश के अंदर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा बयान दिया गया कि जो पहलवानों की सभी मांगे थी उनको मान लिया गया, मगर पहलवानों की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि खेल मंत्री जो है वो उनके पास नहीं आ रहे हैं, ना ही उनसे बातचीत की जा रही है। और जो जिस तरीके से कहा गया है कि जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई है, मगर अभी तक ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है वो कानूनी प्रक्रिया जो है वो नहीं अपनाई गई, और इसीलिए अभी तक धरना प्रदर्शन जो है वो पहलवानों की तरफ से नहीं खत्म किया गया है। जी, जिस तरीके से पहलवान लगातार डटे हुए हैं, अब पहलवानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब अलग अलग मांगे पहलवानों की भी है, इस पर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है और पहलवान धरना खत्म करने के बाद कब कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर बात करें पहलवानों की, तो पहलवानों की तरफ से तीन मुख्य मांगे थी। जो पहले थी जो एक एफआईआर दर्ज करना, दूसरा यहाँ पर कि ब्रिजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाना, तीसरी थी कि ब्रिजभूषण के ऊपर यौन शोषण के मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी की जाए। मगर अभी तक सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, यानी कि सिर्फ वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी भी ब्रिजभूषण और क्या कहते हैं पहलवानों के जो बयान है वो अभी तक दर्ज नहीं किए गए, और ना ही एफआईआर की जो कॉपी है वो पहलवानों को दी गई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब खेल मंत्री कह रहे हैं कि उनकी मांगे जो है सभी मांगों को मान लिया गया, मगर अभी तक खेल मंत्री जो है यानी कि जो कहते हैं कि जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण, उनको अभी तक अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया। जो चुनाव थे कुश्ती फेडरेशन के उनको जरूर रोक दिया गया, मगर अब जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, गिरफ्तारी भी नहीं की गई है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई भी ब्रिजभूषण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। तो यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो खेल मंत्री कह रहे हैं कि सभी मांगों को मान लिया गया, मगर अभी तक सभी मांगे नहीं, सिर्फ एक ही मांग को माना गया है, जो है एफआईआर, सिर्फ एफआईआर दर्ज करना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। मगर आप खेल मंत्री कहते हैं कि उनकी जो सभी मांगे हैं मान ली गए, उनको धरना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए, मगर अभी भी पहलवान जो है वो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर डटे हुए हैं, और लगातार यही कहा जा रहा है जब तक ब्रिजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जाता है और दूसरी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक ये प्रदर्शन जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की या फिर और विपक्षी दलों की, उनका समर्थन जो है वो पहलवानों को लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी,
अब जिस तरीके से विपक्ष का समर्थन पहलवानों को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पर जांच की बात अभी तक नहीं कह रही है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और इसी को लेकर पहलवान डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? क्या गिरफ्तारी होगी या फिर गिरफ्तारी को लेकर कोई अभी तक बातचीत नहीं की गई है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि दिल्ली पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करे, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया कि उन्होंने बयान क्यों नहीं दर्ज किए, तो उसको लेकर इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई गई थी। मगर यहाँ पर पहलवानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर पहले से, यानी ब्रिजभूषण के ऊपर पहले से ही लगभग 38 जो एफआईआर है उत्तर प्रदेश के अंदर वो दर्ज है, और उसके अंदर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कि सीधे सीधे जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर भी कहीं ना कहीं पहलवानों को भरोसा नहीं है, और यही चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, मगर अभी तक बयान जो है वो दर्ज नहीं किए गए। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पहलवानों की जो बातें हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात है वो अभी तक बिल्कुल भी अमल में नहीं की गई है। इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो शायद नहीं होती नजर आएगी, और इसीलिए पहलवान जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। उनका भी कहना है कि जो पुलिस है वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, सिर्फ सरकार जो है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और इसी तरीके का बयान जो है वो कहीं ना कहीं अब कहते हैं खेल मंत्री की तरफ से भी आया कि खेल मंत्री की तरफ से कहा गया सभी मांगों को मान लिया गया, मगर अभी पहलवान जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी कोई भी मांग जो है वो कहते हैं खेल मंत्री की तरफ से नहीं मानी गई है, ना ही सरकार की तरफ से मानी गई है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पहलवानों की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि अब जो उनके मेडल है वो सरकार को वापस देना चाहते हैं, क्योंकि जब महिलाओं के साथ इस तरीके का यौन शोषण किया जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी आम महिलाओं के साथ किस तरीके का किया जाता होगा इसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। मगर अब पहलवान जो है वो दिल्ली के जनता मंच डटे हुए हैं, और आने वाले दिनों तक कहीं ना कहीं जब तक ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तब तक इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। जी 23 अप्रैल का वो दिन था जब पहलवानों ने प्रदर्शन शुरू किया राजीव, और तब से अब तक लगातार ये प्रदर्शन जारी है, लेकिन उनकी मांगे रेखी मानी जा रही है। तब से लेकर अब तक का सफर पहलवानों का किस तरीके का रहा, कैसे उनका गुजारा हो रहा है जंतर मंतर पर? देखिए, यहाँ पर बात करें 23 अप्रैल से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान जो है वो डटे हुए हैं लगातार। कहीं ना कहीं आज 14 दिन हो चुके हैं, और लगभग कह सकते हैं 14 दिनों के अंदर काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। दिल्ली पुलिस की तरफ से उनका बिजली पानी भी बंद किया गया, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं उनकी झड़प भी हुई। लगातार कहीं ना कहीं 2 फोल्डिंग को लेकर भी जो झड़प हुई, कुछ पहलवानों को चोट भी आई। इस तरीके का जो रवैया था पुलिस का वो भी देखने को मिला। यहाँ पर पहलवान जो है वो वाकई में ही दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, मगर वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। मगर अभी तक ब्रिजभूषण के ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो है वो नहीं अपनाई गई है। इसी को लेकर पहलवान जो है वो सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हुए नजर आ रहा है कि सरकार जो है वो ब्रिजभूषण को बचाने का काम कर रही है, ना कि उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मगर जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तो पहलवान इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मगर यहाँ पर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तमाम पार्टियों की बात करें तो उनका समर्थन बिल्कुल मिल रहा है, और कहीं ना कहीं खाने पीने की बात करें या फिर उनके गुजारे की बात करें वो भी किसी तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपना समर्थन दे रहे हैं, समर्थन के साथ साथ कुछ खाने पीने की सामान भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका गुजारा चल रहा है। मगर अभी तक जो उनकी रेगुलर एक्सरसाइज है, यानी कि जो ओलंपिक के लिए तैयारी होनी चाहिए थी वो अभी तक बिल्कुल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पहलवान जो है वो परेशान है कि वो कहीं ना कहीं संदेश दे रहे केंद्र सरकार को कि ओलंपिक के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो तैयारी होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। मगर देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर सरकार उनकी मांगों को मानेगी या फिर सिर्फ इसी तरीके का बयानबाजी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम कर्नाटक में प्रस्तावित है। सीएम योगी आज शनिवार को कर्नाटक का चुनावी दौरा करेंगे। सीएम सुबह 10:30 बजे चिकमगलूर के कोपस में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:55 पर दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर में रोड शो जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद 1:20 पर उडुपी के करकला में जनसभा को संबोधित किया जाएगा, और इसी के साथ वहां पर भव्य रोड शो भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे उत्तर कन्नड़ के भटकल विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:50 पर दक्षिण कन्नड़ के बंटवाल विधानसभा में उनका रोड शो भी है, जिसके बाद वो वापस उत्तर प्रदेश लौट आएंगे।
तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम कर्नाटक में प्रस्तावित है। कर्नाटक में लगातार उनको बुलाया जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि बीजेपी के इस समय कह सकते हैं कि फायर ब्रांड नेता हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कर्नाटक में चुनावी जनसभा को लगातार संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार कर्नाटक बुलाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार प्रचारक, वो पहुंच रहे हैं वहां पर और अलग अलग जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज का उनका क्या कार्यक्रम? देखिए, कर्नाटक हो चाहे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर अहम जिम्मेदारी है और यूपी का मॉडल के मुख्यमंत्री लगातार कर्नाटक में चुनावी दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री की जनसभा लगी है, रोड शो लगे हुए हैं। लगभग 10:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे और लगभग 11:15 पर वो जनसभा सिंगारी विधानसभा लाल बहादुर शास्त्री ग्राउंड कोअप्पा जनपद जीवराज में है ये। उसके बाद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और वहाँ पर लगभग 11:55 से 12:40 के आसपास वो जनसभा को पुत्तूर विधानसभा है दक्षिण कन्नड़ में प्रत्याशी आशा सीमाप्पा की समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगे, जनता को संबोधित करने का काम करेंगे और अहिलेश्वर मंदिर से किले मैदान तक लगभग 500 मीटर तक ये रोड शो होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो में जनता के समर्थन में ये कह सकते हैं कि जनता से समर्थन मांगेंगे और वहाँ के प्रत्याशी उनको वोट देने की अपील करेंगे। तो वहीं लगभग 1:20 से 2 बजे तक रोड शो रखा गया है, एक सभा रखी गई है और करकला जनपद है उड़ीसी जो कि वहाँ पर विधानसभा है, जो प्रत्याशी हैं वहाँ पर सुनील, उनकी समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगे। लगभग वहाँ भी 800 मीटर का लगभग रोड शो रखा गया है और रोड शो को करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो वहीं लगभग 3 बजे से 3:50 में भड़कल विधानसभा उत्तर कन्नड़ में है, ये वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और वहाँ भी जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और एक आखिरी जनसभा उनकी होगी, रोड शो होगा, जहाँ पर 4:50 से 5:30 बजे तक वहाँ पर बटवाल विधानसभा जनपद दक्षिणी कन्नड़ में है, वहाँ पर रोड शो का काम करने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावातोड़ कहा जा सकता है कि वहाँ ताकत झुके हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, उससे पहले अमित शाह भी गए थे। तो आप कहा सकते हैं जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो सभी कर्नाटक में उतारे गए हैं और पूरी तरह से ताकत झुके हुए हैं कि कर्नाटक में सरकार बनाई जाए बीजेपी की और पूरी पुरजोर कोशिश की जाए। तो वही विपक्ष की कांग्रेस भी कहीं न कहीं पूरी ताकत झुके हुए हैं। वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल जनसभा को संबोधित करने का काम किया था और कांग्रेस के भी तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये कहा कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए जुटी हुई है और दोनों ही पूरी ताकत झोंके हुए रोड शो की जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सभी पूरी तरह से ताकत हैं और चुनाव अपनी ओर। जितेंद्र, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार कर्नाटक बुलाया जा रहा है, ऐसे में उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस समय अगर बात की जाए तो फायर ब्रांड नेता माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम पूरे बीजेपी के लिए, और इसी के लिए उनको कर्नाटक में बुलाने की एक होड़ सी लग गई है। हिंदुत्व मुद्दे को लेकर फायर ब्रांड नेताओं में गिनती होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और जाहिर सी बात है कर्नाटक में नहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री की जनसभा को कार्यकर्ता ने कहा था कि कार्यकर्ताओं का ध्यान थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए। उत्तर प्रदेश का जो जीरो टॉलरेंस का मॉडल है, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो मॉडल लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और जाहिर सी बात है कि उसी मॉडल को लेकर जो उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूदा समय में सरकार कर रही है वही मॉडल कहीं न कहीं कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और जनता को संबोधित करने का काम करें। तो डिमांड पर उनकी कर्नाटक में जनसभा रखी गई थी क्योंकि उनका ओजस्वी भाषण इस कदर लोगों को लालायित कर देता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बनी है। फायर ब्रांड नेताओं में होती है, जो भी कहते हैं मन से कहते हैं, कहा जाए खुली चुनौती विपक्ष हो चाहे वो अपराधी हों, उन सबको मन से देने का काम करते हैं। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं की जो बीजेपी के कार्यकर्ता है कर्नाटक, उन्होंने डिमांड करी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक बुलाया जाए और उसी क्रम में लगातार जो जनसभाएं हैं, रोड शो हैं, वो उत्तर प्रदेश में उसके बाद अब जनसभाएं उसके बाद अब कर्नाटक में पहुंच गए।
जितेंद्र, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कर्नाटक जा रहे हैं, इस समय उन पर दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में भी निकाय चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण पूर्ण हो चुका है, दूसरे चरण के चुनाव अभी होने हैं। किस तरीके से दोनों राज्यों को मैनेज कर रहे हैं सीएम? देखिए, बिल्कुल दोनों ही राज्यों को जाहिर सी बात संबोधित करने का काम कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पूरी तरह से पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। और चाहे उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही को मुख्यमंत्री मैनेज करने का काम करते हैं, क्योंकि अहम जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते भी वो बड़ी जिम्मेदारी है और बीजेपी के बड़े नेता होने के नाते भी उनके ऊपर ये संगठन ने विश्वास जताया है कि उनको चुनावी जनसभा में भेजा जाए। तो चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, दोनों को ऊपर जिम्मेदारी है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंदुरुस्त, प्रगतिशील और खुशहाल राज्य के सृजन करने की तरफ एक और कदम उठाते हुए शुक्रवार को 80 और आम आदमी पार्टी के क्लिनिक लोगों को समर्पित किए हैं, जिससे राज्य में चल रहे ऐसे क्लिनिकों की कुल संख्या अब 580 हो गई है। संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अब राज्य में लोगों को मुफ्त सेहत सेवाएं मुहैया करने के लिए लगभग 580 आम आदमी क्लिनिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 580 क्लिनिक 3 पड़ावों में राज्य के लोगों की सेवा में शामिल किए गए हैं। भगवंत मान ने कहा कि ये क्लिनिक पहले ही लोगों को मानक सेहत सेवाएं प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हुए हैं और बड़े सुचारू ढंग के साथ बखूबी काम भी कर रहे हैं। जो नीयत साफ होवे सब कुछ हो जाता है। इसी तरह इन्होंने इलाज किया, मुहल्ला क्लिनिक खोलते, दिक्कतां बहुत आईयां पर इन्होंने दृढ़ इरादे नहीं छड्डे। मुहल्ला क्लिनिक खुल गए, दवाइयां फ्री मिलने लग गई। पैरासीटामोल तो लैके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों च बड़े तो बड़ा ऑपरेशन भी फ्री है। फिर पूछा उन्होंने बीजेपी वाले ने पैसे कितों आउणगे, पैसे कितों आए? जेड़े 300 350 करोड़ के अंदाजन लाए हुए सी भी इन्नी लागत आऊगी ओवरब्रिज बनाने ते, नवे यंग मुंडे इंजीनियर बुलाए केजरीवाल साहब ने कि नवे नक्शे बनाओ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 350 ਕਰੋੜ ਚ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ। 150 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਕਨੈਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਦੇਣਾ। तो आ ਜਿਹੜੇ 580 ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 25,25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਨੀ कि 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 41 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨੇ। ਲਿਆਓ ਦਵਾਈ, ठीक हो जो। सरकारी हस्पताल दी लाइनां च लगन की लोड़ ही नहीं पैनी। ये साडी गारंटी असीं पूरी कर रहे हैं हर रोज। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जिस तरीके से 80 और आम आदमी क्लिनिक जो है उनकी शुरुआत की गई है लुधियाना में, अब ऐसे में जिस तरीके से भगवंत मान की सरकार लगातार स्वास्थ्य की सेवाओं को मुहैया करा रही है, इसमें एक और कदम बढ़ाया है भगवंत मान ने। जी बिल्कुल, बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल जो है रस्मी शुरुआत जो है कर दी गई है और 80 के करीब जो है नए पूरे पंजाब भर में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। इसके चलते अगर देखा जाए तो जरूर पंजाब की सेहत को लेकर जो बात की जा रही थी उसके ऊपर जो है ये काम करते हुए नजर आएंगे। पूरे पंजाब में जो है 80 क्लिनिक जो है खोले गए हैं, जिसमें अब जो है
कुल मिलाकर 580 जो महिला क्लिनिक है वो ये पंजाब में काम करते हुए नजर आएंगे और लोगों की सेहत में जो है कहीं ना कहीं सुधार लाते हुए नजर आएंगे। और जिसके चलते ये भी देखा गया है कि लगातार 41 किस्मों के टेस्ट जो यहाँ पर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएंगे। और साथ में लोगों को बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे जो है यहीं पर महिला क्लिनिकों पर ही जो है एक का काम जो है होता हुआ नजर आएगा। जी, जिस तरीके से आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं उसमें अब लोगों के लिए ये सुविधाएं मुहैया कराई गई है। खुद भगवंत मान ने कहा कि 41 किस्म के टेस्ट वहां पर हो रहे हैं। अब तक के जो अगर बात की जाए तो लगभग 580 आम आदमी क्लिनिक हो गए हैं पंजाब में। किस तरीके से यहाँ पर सेहत सेवाएं मुहैया कराई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि जैसे किसी की व्यक्ति को अगर कोई भी टेस्ट करवाना होता था या छोटी मोटी बीमारी को लेकर जाना होता था वह बड़े अस्पताल में, तो वहाँ पर भीड़ जो है वो जरूर देखने को मिलती। अब भीड़ कम होते ही जरूर नजर आएगी क्योंकि 80 और खुल गए हैं और लगातार लोग जो है यहाँ पर टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट करवाने के बाद यहाँ से दवाई जो है दी जाएगी और अगर यहाँ पर जो है उस बीमारी का इलाज नहीं होगा तो ही उसको जो है बड़े अस्पताल में भेजा जाएगा। यानी कि छोटे इलाज के लिए जो है व्यक्ति हम जो है बड़े अस्पताल में नहीं नजर आएंगे। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश भर में बजरंग दल बैन विवाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में बीजेपी के साथ ही बजरंग दल के जुड़े कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग दल बैन विवाद मामले में अब सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध करने की बात कही है, यह निश्चित रूप से उनके तुष्टीकरण की नीति है। उन्होंने कहा कि अब वो केवल दिखावे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकारों के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान महरा ने कहा कि बीजेपी की सरकारें केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। देश और प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हुए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने बीते रोज बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस भवन घेराव पर की अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कर्नाटका में उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सर, जो चारधाम की यात्रा बना रहे हैं, बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है और ना हमको उनके सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। अरे जिन लोगों ने आज राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ा हुआ है, ये वही लोग तो हैं जो गांधी की हत्या की साजिश में शामिल थे, जिनका संगठन, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और सबसे बड़े आज राष्ट्रप्रेमी बन के घूम रहे हैं, मुखौटा ओढ़ के। वो बोलते हैं, हमारे कहावत है, शेर को अगर शेर की खाल पहना दो तो शेर नहीं बन जाता, शेर ही रहता है। तो ये बीजेपी के मुखौटे करनी और कथनी में फर्क है। कोई भी व्यक्ति जो इस भारत में रहता है वो अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म की पूजा करने के लिए उसको छूट है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है। और कोई भी किसी भी पार्टी में हो, अगर कोई आदमी कांग्रेस में हो, सनातन धर्म का है, वो अपने सनातन धर्म की, अपने इष्टों की पूजा कर सकता है। मुस्लिम है तो अपने अल्लाह की इबादत करेगा, सिख है तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब की इबादत करेगा, अपने 9 गुरुओं की पूजा करेगा, बौद्ध अपने हिसाब से पूजा करेंगे और जैन अपने हिसाब से पूजा करेंगे। बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है इस पे। इसीलिए आज ये जो किया है, सुबह शाम तो हनुमान चालीसा हम घर में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज ये जो कैमरे के सामने किया गया, ये बीजेपी को जताने के लिए किया गया कि उनके बाप की पपौती नहीं है सनातन धर्म। जो भी इस राष्ट्र में रहता है और सनातन धर्म को मानता है, वो सनातन धर्म की किसी भी किस्म की पूजा को करने के लिए उसको छूट है, नियम और कानून के साथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं।
अमित, जिस तरीके से लगातार बजरंग दल को बैन करने का विवाद गर्माता जा रहा है और इसी बीच कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है बीजेपी के खिलाफ, उधर बीजेपी भी लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है। देखिए मुस्कान, बिल्कुल कर्नाटक में यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से दिए गए बयान जिसमें बजरंग दल को यहाँ पर बैन करने की बात थी, उसकी कहीं ना कहीं जो अब पूरा जो मामला है, पूरे देश में कहीं ना बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और इसके तहत बजरंग दल के कार्यकर्ता हो या भाजपा कार्यकर्ता हो, वो लगातार भाजपा को इस बयान को लेकर के लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इस बयान की कहीं ना कहीं जो आंच है वो उत्तराखंड में देखी जा सकती है। उत्तराखंड में लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, यहाँ तक कि कांग्रेस का जो मुख्यालय है देहरादून में, उसको तो यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ज्यादा घेरने का प्रयास किया गया। उसको लेकर के यहाँ पर अब करण नेहरा सामने आए। करण नेहरा का साफ तौर से कहना है कि बजरंगबली की अगर बात की जाए तो वो सनातन धर्म के यहाँ पर जो है भगवान है और उनको लेकर के यहाँ पर किसी एक पार्टी के भगवान नहीं हो सकते। सनातन धर्म के वो भगवान है और उसमें भले ही भाजपा या कांग्रेस हो, सबके आदरणीय है और जितना सम्मान भाजपा के लोग बजरंगबली का करते हैं उतना ही सम्मान कांग्रेस के लोग करते हैं और उसको लेकर के यहाँ पर लगातार ये दिखाने के लिए कि बजरंगबली को लेकर के उनके प्रति आस्था है, जगह जगह बजरंगबली यहाँ पर हनुमान यहाँ पर चालीसा का पाठ करते हुए कांग्रेस के लोग भी नजर आ रहे हैं और वहीं लगातार इस पे विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के बयान को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अब कर्नाटक चुनाव का जो मुद्दा है वो अब बजरंगबली भगवान बजरंगबली पे आगे टिक गया है और उसको लेकर के एक मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है पूरे देश में। कांग्रेस इस चीज को जानती है कि लगातार भाजपा किस प्रकार से मुद्दों को बुलाने के लिए कामयाब रहती है, तो उसको कांग्रेस लगातार इसको लेकर के सचेत है और ये जो अब बयानबाजी ये दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है और जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है और वहीं बचाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। जी मुस्कान। जिस तरीके से सीएम धामी द्वारा भी इसको लेकर जवाब दिया गया है, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस का काम है तुष्टीकरण की राजनीति करना। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि बात की जाए जिस तरीके से आप खुद यहाँ पर जो सूबे के मुखिया हैं पुष्पेंद्र धामी वो सामने आए हैं, उनकी तरफ से बयान आया है। कर्नाटक चुनाव की अगर मुस्कान बात करें तो जिस तरीके से पार्टी की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है और क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एडवांटेज ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ पर पूर्व में कांग्रेस की सरकार ना होकर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी तो वहाँ पर गिनाने के लिए इतना कुछ नहीं है क्योंकि लगातार कांग्रेस वहाँ पर लगातार हावी होती नजर आ रही है और जो 40% का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा जानती है कि किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर डाउन करा जाए, उसको लेकर के किसी मुद्दे की तलाश में भाजपा थी और ये मुद्दा उन्होंने कहीं ढूंढ निकाला और इस मुद्दे को लेकर के लगातार वहाँ के चुनाव को प्रभावित करने की लगातार कोशिश की जा रही है और वहीं पूरे देश में जिस प्रकार से यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस ही लगातार इस चीज को जानते हुए लगातार इसका बचाव कर रहे हैं और कांग्रेस की अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो लगातार यहाँ पर कांग्रेस बचाव करते हुए नजर आ रही है अपने जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बाद जो बयान दिया गया था उसका और यहाँ पर बजरंग दल के उनको लेके यहाँ पर किस प्रकार की कर्नाटक में परिस्थितियां थी, क्यों उसको बैन करने की बात की गई, वो वहाँ पर शीर्ष नेतृत्व भले ही जानता हो, लेकिन यहाँ के उत्तराखंड की अगर बात की जाए और उसके अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो इसको लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर लगातार बचाव की स्थिति मान चुकी है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए हैं। सिरमौर जिले के शिलाई गांव के जवान प्रमोद नेगी शहीद हुए हैं। शिलाई सहित पूरे गिरिपार क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं कांगड़ा जिले के धीरा उपमंडल की पंचायत मरू के नाइक अरविंद कुमार भी शहीद हुए हैं। अरविंद नाइक पैरा कमांडो में कुपवाड़ा में तैनात थे। अरविंद 2 माह पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद होने की खबर सुनते ही मां और पत्नी बेसुध हो गई। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। अरविंद अपने पिछले माता पिता, पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिरमौर से संवाददाता विजय यादव हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से सिरमौर के एक जवान
जम्मू कश्मीर में राजौरी में शहीद हुए हैं प्रमोद नेगी, जिनको बताया जा रहा है किस तरीके से इस समय उनके घर का माहौल। जी मुस्कान, इस वक्त हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर शिलाई विधानसभा क्षेत्र में जो अभी मातम छाया है वो बिल्कुल अलग से है, लेकिन दुखद सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए हैं। सिरमौर जिले के शिलाई गांव के जवान प्रमोद नेगी शहीद हुए हैं। शिलाई सहित पूरे गिरिपार क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो वहीं कांगड़ा जिले के धीरा उपमंडल की पंचायत मरू के नायक अरविंद कुमार भी शहीद हुए हैं। अरविंद 9 पैरा कमांडो में कुपवाड़ा में तैनात थे। अरविंद 2 माह पहले छुट्टी काट कर ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद होने की खबर सुनते ही मां और पत्नी बेसुध हो गई। पूरे गांव में और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार में मातम छाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, जिस तरीके से आतंकियों से सेना की मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के 2 जवान शहीद हुए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी, परिवार को किस तरीके से सांत्वना दी जा रही है? जी बिल्कुल, आतंकियों से सेना की मुठभेड़ में हिमाचल के भी 2 जवान शहीद हुए हैं और जो जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, हिमाचल के 2 जवान उसमें शहीद हुए हैं। एक जवान जो है सिरमौर जिले के शिलाई गांव के है, जिनका नाम प्रमोद नेगी है और इससे जो है शिलाई से पूरे गिरिपार क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं दूसरी ओर दूसरे जो जवान है कांगड़ा जिले के धीरा उपमंडल की पंचायत मरू के नायक अरविंद कुमार है और ये अरविंद कुमार जो है अभी 2 महीने पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे और दोनों के शहीद होने की खबर से जो पूरे हिमाचल में एक शोक की लहर दौड़ गई है और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसमें जो शोक जताया है। और राजौरी में जो शहीद सिरमौर के जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत की खबर पिछले कल जो परिजन है उनको 12:30 के करीब आसपास मिली है और उससे पहले बताया जा रहा है कि उनके जो परिजन वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक रात पहले ही फोन पर बात की थी और बताया था कि अगले कुछ दिन तक वो एक स्पेशल मिशन पे रहने वाले हैं, तो इस दौरान जो उनका फोन बंद रहेगा तो परिवार वाले जो है चिंतित ना हो। लेकिन अब जो अगले ही कल जो है उनकी शहादत की जो है खबर आ गई थी और आज दोनों शहीदों के डिस्टर्ब है वो पहुंचने की उम्मीद है कि दोपहर बाद तक वो दोनों अपने जो स्पेसिफिक गाँव है वहाँ पे उनके शहीदों के डिस्टर्ब है वो पहुँच जाएंगे। इस दौरान जो है हिमाचल से जो कांगड़ा है, सिरमौर है, दोनों क्षेत्रों में जो है शोक की लहर है और पूरे जो लोग हैं वो काफी इसमें जो है शोक जता रहे हैं। जी, अभी परिवार में किस तरीके का माहौल, क्योंकि लगातार जब 2 जवान प्रदेश के शहीद हुए हैं, कब तक उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा और कब तक उनका अंतिम संस्कार होगा? जी देखिए, शिलाई के जो जवान शहीद हुए हैं, पूरा गिरिपार इलाका है जो काफी शोक में है और शहीद प्रमोद है, अपने पीछे वो माँ अपनी माता तारा देवी, पिता देवेंद्र नेगी, उनके छोटे भाई हैं नितेश नेगी और बड़ी बहन है मनीषा को छोड़ गए हैं और उनके जो छोटे भाई हैं वो भी भारतीय सेना में ही तैनात है। इस दौरान जो है पूरा परिवार जो है गम में डूब गया है और बताया जा रहा है कि 6 साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुए थे और अभी जो है सेना के अधिकारियों से लगातार परिजन के संपर्क में है। जो पार्थिव देह है वो कितनी देर में पैतृक गांव पहुंचेगी अभी फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि शनिवार दोपहर बाद तक वो पहुंच सकती है और माना यही जा रहा है कि रविवार को इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो कांगड़ा जिले के जो जवान हैं उनको भी उनकी तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि अरविंद का जो पार्थिव शरीर है दोपहर बाद उनके जो पैतृक गाँव है सूरी चट्टीवाला पहुंचने की उम्मीद है और अगर वो तो ठीक टाइम पर पहुंचता है तो आज ही जो है शहीद का जो है अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। अरविंद कुमार भी जो है अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए हैं, एक 4 साल की है, एक 2 साल की है। उनके पिता हैं और जो बेटी है छोटी बीमार चल रही थी, उसका इलाज दिल्ली में चल रहा था। तो ये जो परिजन है उनको तो शोक की लहर है ही, वो तो शोक में है ही, लेकिन साथ ही पूरे इलाके पूरे लोगों में एक शोक की लहर दौड़ गई है और जो पूरे दोनों परिजनों के घरों पर जो है काफी दूर दूर से जो लोग हैं वो ढांढस पहुंचाने जो है वो पहुंच रहे हैं। जी।
ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शरद पवार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा वापस लेने की आपकी मांग का सम्मान कर रहा हूं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे का अपना फैसला वापस लेता हूं। एनसीपी चीफ ने कहा कि जितने भी लोगों ने इस्तीफा दिया है, हमने उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। पवार ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल से माफी मांगी और कहा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद अजीत पवार को पता थी, इस वजह से वो मेरी बात का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए एक नए उत्साह के साथ काम करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार की अनुपस्थिति के बारे में पूछने पर शरद पवार ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कोई मौजूद नहीं रह सकता, कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ अन्य नहीं हैं। कमेटी ने ये फैसला लिया है और उनके फैसले के बाद मैंने अपना फैसला वापस ले लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये फैसला जो था इस्तीफे का शरद पवार का, वो वापस ले लिया है और यह साफ हो गया है कि अभी शरद पवार ही अध्यक्ष पद पर काबिज रहेंगे। राष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से नई जानकारी मिल रही है, क्योंकि शरद पवार ने सीधे तौर पर कह दिया कि उनके इस्तीफे की बात जो है अजीत दादा पवार को पता थी। अब बात यह होती है कि जब अजीत दादा पवार को पता थी तो आखिर इतना बड़ा हंगामा क्यों किया गया। 3 दिन से लगातार कार्यकर्ता पदाधिकारी रोड पर बैठे रहे, सीढ़ियों पर बैठे रहे और यह मांग करते रहे कि शरद पवार अपने इस्तीफे को वापस ले ले, क्योंकि यह पार्टी के भलाई के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में कल जो कोर कमेटी बनाई गई, कोर कमेटी में चुनाव किया गया। चुनाव में यह सर्वसम्मति से पारित किया गया कि शरद पवार जी अभी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। इस फैसले को लेकर शरद पवार को बताया गया, जिसमें शरद पवार ने लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने कहा कि इस सर्वसम्मति के जिस आदेश को हमें बताया गया, हम उसे पालन करेंगे और आगे से मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद पर कायम रहूंगा। तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतना बड़ा राजनीतिक प्रोपोगंडा आखिरकार क्यों किया गया, यह विपक्ष का मानना है। विपक्ष दूसरी तरफ यह भी कहता है कि लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार उलटफेर देखा जा रहा है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर क्या कुछ महाराष्ट्र में होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, उस पर लोगों की निगाहें टिकी थी। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो लोगों ने पहले से पूर्वानुमान किया था कि कुछ नहीं होगा, शरद पवार साहब वापस आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति जैसा हो गया। जी, जिस तरीके से शरद पवार ने इस्तीफा वापस लिया है, उसके बाद ये तो साफ हो गया है कि पार्टी में जो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे टूट के, वो अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों ने मना लिया है शरद पवार को एक बार फिर से। ऐसे में अजीत पवार का क्या कुछ कहना है? देखिए, पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है। अजीत दादा पवार ने शुरू से एक ही बात हुआ कर रहा है कि पार्टी जो है सर्वसम्मति से सबके साथ है और वह पार्टी के साथ खुद जुड़े हुए हैं। शरद पवार जी अगर इस्तीफा देते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, किसी न किसी को कमान संभालना ही है, आज नहीं तो कल। तो उनका संकेत जो था ये साफ था कि वो इस बात की उन्हें जानकारी थी और इस बात को खुद शरद पवार ने कल कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे इस्तीफे की बात अजीत पवार को पता थी, इसलिए वह मेरे समर्थन में खड़े थे। तो जाहिर तौर पर अजीत दादा पवार की जो भूमिका रही है वो बेहद क्लियर रही है, साफ सुथरी रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि अगर शरद पवार जी इस्तीफा देते हैं तो किसी न किसी को अध्यक्ष पद की कमान संभालना पड़ेगा। हालांकि वह खुद यह नहीं कह रहे थे कि वह तैयार है इसके लिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि जिसको वह जिम्मेदारी देंगे वह अपना निर्वाह करेगा। क्या इस्तीफा वापस लेने के बाद शरद पवार का कोई बयान सामने आया? माफ कीजिएगा, अजीत पवार का बयान। देखिए, अजीत पवार ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि शरद पवार के इस्तीफे वापसी के बाद जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दौरान अजीत दादा पवार मौजूद नहीं थे। इस पर भी मीडिया ने सवाल खड़ा किया कि आखिरकार इतने बड़े
फैसले के वक्त पर अजीत पवार क्यों नहीं है। इस पर अजीत पवार तो कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन शरद पवार ने यह जरूर कहा कि हर किसी पर ऐसे सवाल खड़े करने ठीक नहीं है। इतने बड़े फैसले में वह शामिल रहे। उन्हीं की कोर कमेटी ने यह फैसला सुनाया है कि मैं जो है अध्यक्ष पद पर कायम रहूंगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और हर जगह कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हो सकता है, किसी आवश्यक काम से वो बाहर हो सकते हैं। जी, ऐसे में अब राजनीति किस ओर बैठ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी ने ये कहना गलत नहीं होगा कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद पूरी राजनीति को अपनी तरफ मोड़ दिया था। सबकी निगाहें थी कि आखिर इस्तीफे का क्या होगा। तो इस समय राजनीति किस तरीके से देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, खासकर महाराष्ट्र में सबसे बड़े राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। शरद पवार का कुछ भी कहना वो बिल्कुल सही हो जाता है। जैसा कि शरद पवार ने पिछले 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने झमाझम होती बारिश के बीच भी अपना भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने काया पलट किया था, सत्ता पलट किया था, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जो है एनसीपी को मिली थी, महाविकास अघाड़ी। तो ये बात तय हो जाती है कि शरद पवार जिस मोड़ मुड़ते हैं उस मोड़ जो है राजनीति चली जाती है। पिछले 3 दिनों में जिस तरह से देखा गया कि एनसीपी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता, महाराष्ट्र सहित तमाम विधायक जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे वह लोग भी आ गए थे और लगातार घमासान मचा हुआ था। लेकिन शरद पवार के इस इस्तीफे वाले फैसले को वापस लेने के बाद एनसीपी में एक नई ऊर्जा आई है, एक नई ताकत आई है, एक नया जोश आया, एक नया जुनून आया है। यह खुद शरद पवार ने कहा है। तो जाहिर तौर पर एक नई जोश और एनर्जी के लिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह का कदम उठाना पड़ता है तो वह लाजमी है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ चलता है। तो इस तरह का जो है कहीं से अब एक नई दिशा, नई ताकत के साथ देखा जा रहा है। लोगों में जो भावनात्मक जुड़ाव था वह भी काफी प्रगाढ़ हो गया। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री 6 मई को सुबह 11 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विशेष विमान द्वारा अंबिकापुर के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। वह 11:40 पर 12:20 तक अंबिकापुर के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12:20 पर हेलीकॉप्टर द्वारा मध्य प्रदेश के सीधे जिले ग्राम सुपेला के लिए प्रस्थान करेंगे और यहां वो भागवत गीता कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर रायपुर से संवाददाता रितेश्वर वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश्वर, जिस तरीके से आज भूपेश बघेल का मध्य प्रदेश का दौरा है, अंबिकापुर के बाद वो सीधे सुपेला में जाएंगे, किस तरीके की जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वो 12:20 पर अंबिकापुर से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए, जहाँ पर वो ग्राम सुपेला पहुंचेंगे और 1 बज के ग्राम सुपेला में श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे और जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से कर्नाटक दौरे के लिए रवाना हो गए, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जुड़ जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक चुनाव के लिए दौरे के लिए रवाना हो गए, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 अप्रैल को कर्नाटक जाने वाले थे, लेकिन प्रदेश में नक्सली हमले की वजह से वो कर्नाटक दौरे पे रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद आज भी विशेष विमान से कर्नाटक के लिए रवाना हो गए।
और 8 मई को वो रायपुर लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक में चल रहे चुनावी जंग में हिस्सा लेंगे और जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल यानी कि 7 मई को भी करेंगे। जी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भागवत गीता कार्यक्रम में शामिल होने का उनका जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। किस तरीके की मध्य प्रदेश में तैयारियां और जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो समसामयिक दौरा है और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलने का उनका लगातार जो दौरा है, साथ ही साथ धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेने का उनका दौरा है। वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज श्रीमद् भागवत कथा जो ग्राम सुपीला में होने वाले मध्य प्रदेश के वहां जाएंगे और कथा सुनने का श्रवण करने का लाभ लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आतंकवादियों द्वारा विस्फोट किए जाने से सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। जख्मी जवान का अभी इलाज चल रहा है, तो वहीं कुछ आतंकवादियों के मारे जाने का भी अनुमान है। फिलहाल इलाके में ऑपरेशन जारी हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम और लगातार बारिश के बीच ये मुठभेड़ राजौरी जिले के घने जंगलों वाले कुंडे इलाके में हो रही है। जम्मू क्षेत्र में भाटा धुरियन के तोतागली इलाके में आतंकियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसके बाद ये इलाके में छुपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए लगातार ये ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में 2 जवान मौके पर शहीद हो गए थे और मेजर समेत 4 घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बाद में उधमपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और जवानों ने दम तोड़ दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से देख रहे हैं कि 5 जवान और शहीद हो गए हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आतंकी जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से मुठभेड़ हुई आतंकियों के साथ और हमने अपने 5 जवानों को खो दिया। बिल्कुल, देखिए कल सुबह जो है एक इनपुट मिला था। हालांकि इनपुट जो था वो पहले भी था, लेकिन कल एक पुख्ता जानकारी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी थी कि कुछ आतंकी जो हैं वो जो है राजौरी के इलाके में छुपे हुए हैं जंगलों के अंदर। और उसके बाद जब कांटेक्ट हुआ तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि आतंकियों ने घात लगाकर आईडी हमला किया, जिसमें हमारे 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और 3 जवानों को सेना के अस्पताल उधमपुर में लाया गया, जहां उन्होंने शहादत पाई। लेकिन कहा जाए तो लगातार आतंकियों की तरफ से कोशिश जो है वो यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से G20 सम्मेलन जो होने जा रहा है उसको बाधित किया जाए। लेकिन कहा जाए तो सुरक्षा बलों की तरफ से भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हालांकि देर रात आतंकियों के साथ कांटेक्ट एक बार फिर हुआ है, जिसके चलते अब आतंकियों का बच पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी बड़ी अधिकारी या जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP हो या फिर कहा जाए खुद उपेंद्र राय जो हैं GOC नॉर्दर्न कमांड, वो खुद वहां पर जाके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से हमारे 5 जवान पैरा के शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार से कल एक बैठक G20 सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से पाले हुए आतंकी जो हैं अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो हैं उनको मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ वो आतंकवाद के नाम पर कुछ भी नहीं बोल पाए हैं, लेकिन कहा जाए तो आज भी सुबह कांटेक्ट हुआ है और उन आतंकियों को अब जल्द ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जी, इस तरीके से ये आतंकी जो है वो लगातार मुठभेड़ कर रहे हैं सेना से। ऐसे में 2 जगह जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हो रही है। राजौरी में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ बारामूला में एक आतंकी भी ढेर किया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार आतंकियों के ऊपर कार्रवाई, चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू का इलाका हो, यहाँ पर लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आज भी सुबह बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है और लगातार राजौरी के कोटरंगा में जो कंडी का इलाका है वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देर रात जो है
हमें जानकारी मिल पाई है कि वहां पर आतंकियों से एक बार फिर कांटेक्ट हुआ है और मुठभेड़ जो है वो रुक रुक कर जो है गोलीबारी हो रही है। लेकिन कहा जाए तो जो आतंकी हैं वो घने जंगल और प्राकृतिक गुफाओं का फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते इतना बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय सेना को उठाना पड़ा है। 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और अब उन आतंकियों को भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन कहा जाए तो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये वही आतंकी है जिन्होंने पुंछ के तोतागली, भाटा दुनिया और तोतागली इलाके में सेना के वाहन पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे और एक जवान जो था वो गंभीर रूप से घायल था। लेकिन कहा जाए तो लगातार उनके ऊपर कार्रवाई अब की जाएगी, क्योंकि हर बार आतंकी जो हैं वो इन्हीं प्राकृतिक गुफाओं का फायदा लेते हैं और उसके बाद अपनी वारदात को अंजाम देने के बाद इन्हीं इलाकों में छुप जाते हैं और तभी इनका एडवांटेज जो है वो गुफाओं का और जंगल का एडवांटेज लेकर वो सुरक्षा बलों पर अपना निशाना साधते हैं। लेकिन कहा जाए तो पूरी तरह से अब आतंकियों को घेर लिया गया है और हो सकता है कि आतंकियों की संख्या ऑपरेशन अभी भी राजौरी में जारी है। कितने आतंकियों के अभी छिपे होने की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, अभी इनकी संख्या के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर जिस प्रकार से इन्होंने हमला किया है, जब कांटेक्ट किया और हमला किया, इससे यही अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकियों का बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो इन्हीं इलाकों में छुपा हुआ है और प्राकृतिक गुफा जहां पर ये हमला हुआ है वहां पर प्राकृतिक गुफा के अंदर जो है काफी संख्या में आतंकी जो है मौजूद है और यहीं से बैठकर जो है अपनी वारदातों का अंजाम देने के फिराक में रहते हैं और अब इन आतंकियों को घेर लिया गया है। वहीं कहा जाए तो ऐसे बड़े हमले पहले भी हुए हैं। 2021 में सुरनकोट के इलाके में हुआ था, जिसमें एक आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों की शहादत हुई थी। वहीं 16 अक्टूबर को भी बाटा दुड़िया में आतंकियों ने 4 जवान जो है वो शहीद किए थे 2021 में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।